हमारे मज़हब और कल्चर में लोगों के एहतराम पर जितना ज़ोर दिया गया है उसकी मिसाल शायद किसी और तहज़ीब में नहीं मिलती। और इसी तरह मेहमानों की तकरीम भी हमारी तालीमात का एक लाजमी हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तानी समाज में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि आपकी अकल दंग रह जाती है, आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ पहलुओं की नफ़ी करते हैं लोग। तो आपको लगता है कि शायद बहुत कुछ जो है हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। गुज़िश्ता दिनों फैसल मस्जिद में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया। ईद के रोज़ की गालिबन ये वीडियो थी जिसको सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शेयर किया और उसको शेयर करने की वजह अफसोस भी था, हैरत भी थी और गुस्सा और सवालात। वीडियो चला दे जरा, बिल्कुल वो वीडियो दिखाएं जी, फिर उस पर बात करते हैं। बिल्कुल। अब इसमें हो क्या रहा है, मैं भी बताते रहते हैं साथ साथ कि गैर मुल्की खातून है और फैसल मस्जिद में वो आई हैं तो उन्हें वहाँ पर लड़कों ने घेर लिया है जो उनसे सैर के लिए आए हुए थे वो लड़के सैर के लिए। ये वीडियो साथ साथ चल रही है, देखें। अब ये उन्होंने जी घेर लिया और जी शोर हो रहा है उनके साथ, उनको घूर रहे हैं, उनके साथ सेल्फी बनवा रहे हैं ज़बरदस्ती। एक तरीके से ये आवाज़ें कस रहे हैं, वो जो भी है ना, हैरेसमेंट हुई ना ये एक तरीके की। अच्छा, अब ये पीछे चल पड़े हैं खामखा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये वो जो खातून है उसके चेहरे पर आप देखें घबराहट है, क्योंकि गैर है वो परेशान हो गई कि अब मैं यहाँ पर तो आई थी सैर करने के लिए, लेकिन अब ये किस तरह का हो रहा है, आवाज़ें कस रहे हैं लोग। अब ये जब मेहमान पाकिस्तान से वापस जाएंगे तो क्या तासुर लेकर जाएंगे पाकिस्तान का? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी आप ध्यान में रखिए कि वो एक खातून गैर मुल्की है, उसने कपड़े बिल्कुल ठीक पहने हैं, उसके हुलिये में कोई इस किस्म की कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे आप कह सकते हैं कि में तो ऐसी चीज है ना, बस मसला ये है प्रोवोकेटिव किस्म की कोई वहां पर जो है वो हो गया, इस तरह भी कैफियत में मुब्तला हो गए लोग उसको देख के। ऐसी कोई चीज़ उसके कपड़ों से नहीं है। हालांकि उसके पीछे जो है वो एक शख्स भी आ रहा है जो कि शायद उसके साथ उसको घुमाने के लिए लेके जा रहा था, या जो भी अथॉरिटी के साथ है। रेड शर्ट में आपको वो बंदा नजर आएगा, लेकिन वो भी हैरान है आप क्या करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजी रवैयों पर बड़ी खुलकर करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो वीडियो हमने दिखाई ये हमारी जहनियत के बारे में क्या बताता है? जी, ये हमारी जहनियत के बारे में वही बताता है जो देखने में नजर आ रहा है। हमारी जहनियत बहुत ही सतही है और इसके लेवल को ऊपर करने के लिए जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो पिछले 30-40 साल से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और जिसका नतीजा यही होना है कि एक बेहंगम सा हुजूम हम बन गए हैं। और हमारा कोई भी एक, जिसे कहना चाहिए ना, एक हमारा अपना पहचान वाला रवैया नहीं है। आपको अरब, चाहे क्रिश्चियन अरब हो, चाहे जू अरब हो, चाहे मुसलमान अरब हो, उसके अंदर एक अरब का रवैया आपको नजर आएगा। एक जर्मन को एक जर्मन नजर आएगा, चाहे वो जिस मजहब से भी ताल्लुक रखता हो। हम जो हैं बिल्कुल हमारी शनाख्त, हमारी जो पहचान और हमारी जो रवैयों के सिलसिले के अंदर किसी किस्म का कोई प्रेडिक्ट करना ये अब नामुमकिन हो गया है। और ये शाखसाना है कि जितने लोग, जिनकी जिम्मेदारी थी, ऊपर के लोग, पावर स्ट्रक्चर के ऊपर के लोग, वो सारे अपनी अपनी मुसीबत में पड़े हुए हैं। ये काम है हमारे थिंक टैंक्स का, ये काम है हमारे पॉलिटिशियंस का, ये काम है जो ऊपर हुकूमत चलाने वाले हैं, जिन्होंने अवाम तक एक तरबियत का निज़ाम और एक स्टैंडर्ड्स ट्रांसफ़र करने हैं। वो खुद इन स्टैंडर्ड्स और रवैयों के लिहाज से बहुत ही गरीब हैं। हमारे बड़े से बड़ा ओहदेदार भी अपनी आजकल की सियासी ज़िंदगी के अंदर आप देखिएगा कि वो बिल्कुल ही निचली सतह पर होकर अपना कंडक्ट कर रहा है। ऐसे में अवामुन नास जो बगैर किसी, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, कोई उनका स्कूल का तजुर्बा नहीं है, स्कूल में कोई कैरिकुलम नहीं है, घरों के अंदर कोई माहौल नहीं है, ऐसे में तो इससे बहुत बुरे वाक़यात हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए। अच्छा, ये बहुत बुरे वाक़यात जो हैं वो बहुत सारी जगहों पर होते हैं, क्योंकि मैं अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही देख रहा था भारत में जो सयाहों के साथ हुआ है, ख़ासतौर पर ख़वातीन सयाहों के साथ जो कुछ हुआ है, रेप कैपिटल बन गया दिल्ली। बातें तो शुरू इसी तरीके से होती, हमेशा से ही वो दिल्ली था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले की एक वीडियो, और मैं बहुत हाथ जोड़कर ये बात कर रहा हूँ, बिल्कुल माजरत के साथ, जो सुन रहा है उसे अगर बुरा लगे तो मैं पहले ही उससे हाथ जोड़ लेता हूँ। एक खातून जो थी वो किसी जगह पर, भारत की वीडियो थी, वो सेल्फी स्टिक से जो है वो क्या वीडियो बनाते हुए जा रही थी, पीछे उसके एक मर्दाना शुरू हो गया, वो किसी सुनसान जगह पर पहुंच गई। उस शख्स ने, अल्लाह, मतलब मैं क्या, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है, उस शख्स ने पतलून उतार दी अपनी, और वो खातून बेचारी अजीब परेशान हो गई कि ये किस तरह का शख्स है, ये भारत का वाक़या है। और उसके बाद फिर खैर उसको वीडियो की मदद से ट्रैक किया गया, पकड़ा गया उसको। हमारे पास इन लोगों की तरबियत का कोई मैकेनिज़्म नहीं है, तो पकड़ने का भी तो कोई मैकेनिज़्म नहीं है। इनको हम कैसे सुधार सकते हैं या सज़ा दे सकते हैं? जी बिल्कुल सही है। और दूसरा, ये जो बात आपने बताई है ये भी बड़ी अफसोसनाक है
लेकिन हमारी एक साइकोलॉजी में ये भी आ गया है कि समहाउ हम अपने आप को ये तसल्ली दे देते हैं कि देखो भाई हमसे बड़ा मुल्क है, 8 गुना बड़ा मुल्क है, वहां भी तो लोग पतलूने उतार देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो चाहे जो मर्जी करें, हमें तो अपने घर को साफ करने की जरूरत है। और अभी भी हमारे जो ऊपर के सारे लोग मैं ये सोचता हूँ क्या ये रीजनल प्रॉब्लम है हमारा क्या? देखिए, इसको हमारे दोस्त हैं साहिल अदीम साहब, आपके प्रोग्राम में वो कई दफा तशरीफ लाए हैं। वो एक क्यूरी पेश करते हैं, वो ये कहते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में जब हमला करते हुए सहाबा जो है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर से भी जब गुजर के चले गए थे, तो वहां से हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह गालिबन थे, उन्होंने एक मुरासला भेजा हजरत उमर को कि नीचे एक और भी इलाका है जरखेज, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। उन्होंने कहा कि उसके बारे में हमें कुछ रिपोर्ट दीजिए। तो जो बातें उन्होंने बताई उनमें एक बात ये थी कि यहाँ के लोग जो हैं वो उनका गैरत का लेवल बहुत लो है, और दूसरी बात यह है कि वो गुनाह करके शर्मिंदा नहीं होते, गुनाह को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने ये साहिल अदीम साहब से सुना कि उन्होंने ये कहा, और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से ये बात कही होगी कि हजरत उमर ने उनको कहा कि इस इलाके को छोड़ो, तुम आगे जो इसको छोड़ दो, बस जस्ट लीव इट। तो पता नहीं हमारी जेनेटिक्स में ऐसा है या पता नहीं हमारे यहाँ क्या एक भूख है। तो प्रोफेसर साहब एक और फिर एंगल है इसका। एक तरफ तो हमारा खित्ता है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ये सारे मतलब वो जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं। एक तरफ फिर डेवलप्ड वर्ल्ड है जहाँ पर औरत पब्लिक स्पेस का ऐसे हिस्सा है जैसे मर्द, और वहाँ पर मुख्तलिफ बड़े बड़े इज्तिमाआत होते हैं। ख़ास तौर पे जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी वो ये देखी कि जो इनका बकिंगम पैलेस है वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन होती है तो पूरा लंदन शहर जो है वो सुबह से उसके बाहर बैठ जाता है। और आई एम श्योर आपने भी इस तरह की बहुत वीडियोस देखी होंगी, डियाना की शादी हो, हैरी की शादी हो, विलियम की शादी हो, अब वहाँ पर ये सारा शहर निकल आता है। और एक चीज़ जो वहाँ पर देखने के काबिल है वो ये है कि कोई आदमी आपको अकेला नजर नहीं आता। कोई वो होते हैं ना लड़कों का ग्रुप हो गया, छड़े छांट, वो नहीं नजर आता आपको। फैमिलीज के साथ वो मर्द आए हुए नजर आएंगे, चाहे उनका औरत से कोई भी रिश्ता होगी उसके साथ कोई ना कोई औरत जरूर होगी। तो औरत का हमारे यहाँ स्पेस में इतना अछूत किस्म का क्यों उसको देखा जाता है? इसको कैसे बेहतर बनाए? अगर इस मस्जिद में औरतें होती तो शायद ये मर्द और औरतों की ज्यादा तादाद होती, एक औरत ये ना होती तो हो सकता है ये मर्द आगे ना आते इस तरह से। तो औरतों की पब्लिक स्पेस में कैसे प्रेजेंस जो है वो यकीनी बनाई जा सकती है? जी बहुत शुक्रिया शिफा। देखिए, जो हमारे यहाँ मस्जिद का कॉन्सेप्ट है ना, जो एज अ कम्युनिटी सेंटर का, उसको आपने देखना है तो आप इंग्लैंड अमेरिका में देखें तो जितनी मस्जिद, मैं अभी पिछले हफ्ते ही नॉर्वे में था, तो वहाँ जो मस्जिदें हैं वो कम्युनिटी सेंटर हैं और बाकायदा औरतें आके वहाँ नमाज पढ़ती हैं। जुमे की नमाज तो हर सूरत पढ़ती हैं, ईदैन की नमाज भी वहाँ आके पढ़ती हैं। पता नहीं ये हमारे बर्रे सगीर में ही पता नहीं किस वजह से ऐसे हुआ है कि मस्जिद सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस है। तो मैं यहाँ इस्लामाबाद में काम करता था, शफा इंटरनेशनल में आपके पास ही है, वहाँ भी बिल्कुल एक अलग से रास्ता है औरतों का जहाँ वुजू करती हैं और जमात के साथ नमाज पढ़ती हैं। तो मेरा ख्याल है कि मस्जिदों में औरतों को जाना चाहिए और हमारी मस्जिदों की तामीर में इस बात का ख्याल रखा जाए कि पर्दे का एहतमाम करते हुए औरतों का एक पूरा सेगमेंट जो है उसका एक जगह एक रखी जाए। खैर ये तो एक ज़िमनी बात है, लेकिन देखिए हमारे यहाँ हम हमेशा ये कहते हैं कि औरतों के सर पे दुपट्टा दीजिए, ये बड़ी अच्छी बात है, औरतों के अंदर हया होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमारे यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम मर्दों की तरबियत का है। जो पर्दा हमने औरत पर देना है जो कि बहुत जरूरी है, उसी तरह का एक पर्दा मर्दों की आंखों पर भी देने की जरूरत है। हमारे वालिदैन इस बात पर बड़े परेशान होते हैं कि हमारी बेटी नंगे सर जो है दूध लेने वाले से बाहर दूध लेने क्यों चली गई या अकेली कहीं क्यों चली गई, लेकिन वो अपने लड़कों की तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं देते कि उनका किस किस्म की कारस्तानियां करता है। देखिए, हम पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि डोर के सिरे को कहां से पकड़ें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर अभी हमें शुरू करना चाहिए तो पहला काम तो मैं और आप ये कर सकते हैं कि हम अपने घरों के अंदर अपने बच्चों की तरबियत को इंश्योर करें कि वो तरबियत उसी तरह से किरदार वाली होनी चाहिए उसमें मोबाइल ने कितना गंद मचाया हुआ है हमारे जहनों में। जी, इस पर हम बहुत दफा बात कर चुके हैं, आपके प्रोग्राम में भी बात कर चुके हैं। मेरा ख्याल है उन सब को दोहराने की बजाय आज हम तीनों बैठकर ये फैसला करें कि इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल तय है कि मोबाइल के जरिए जो डाटा हमारे पास आ रहा है, जी, जो मोबाइल के जरिए हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो हमारे जहनों की साख्त और उसके जो पैटर्न्स है उसको डेवलप कर रहा है। मैं और आप शायद रेजिस्ट कर सकें क्योंकि हमारी एक मैच्योर उसमें है जिसमें शायद हमारा फिल्टर थोड़ा सा एक डेवलप हो गया हो, लेकिन 10 साल से कम उम्र के बच्चे तो उसकी बुनियाद पर ही उनका पैटर्न बनेगा। हम ये करें, इस सारे वावेले को छोड़कर हम ये करें कि आज से हम कम से कम एक ट्रेंड चलाएं, मतलब मैं चलाऊं
और अपने घर के अंदर ये कहूं कि ये जो फोन है ये सिर्फ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, बस इसके लिए यूज होगा। इसके अलावा ये एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं होगा। अच्छा, मैं अब घर का सरबराह होने की हैसियत से अपनी वाइफ, अपने बच्चों और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर ये इम्प्लीमेंट कर दूं। इस तरह से हम इसको ट्रेंड को चलाएं, एक खानदान से 2 खानदान बने, 2 से 3 बने, आपके मीडिया पर यह बात कही जा रही हो, इसी तरह हर जगह पर यह बात की जा रही हो, मुल्क का वजीर आजम भी इस बात को कह रहा हो, सब लोग बड़े बड़े अपनी तकरीर खत्म होने के बाद ये कहें कि हमारे मुआशरे के अंदर ये खराबी आ रही है। इसलिए मैं प्लेज करता हूं कि मेरे पास ये जो फोन है मैं सिर्फ इन 2 कामों के लिए कर सकता हूं। जिस तरीके से ये बुराई की हवा चली है ना, इसी तरह अच्छाई की भी हवा चलानी पड़ेगी। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जिसमें मैं बिल्कुल, और उसको पर्पसली चलाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, तो उसके लिए हमें हवा चलानी पड़ेगी। अब आप देखिए मैं आपके सिर्फ चैनल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर है जो ट्रेंड चल रहा है वैसे ही होगा। अगर हम अपनी खबरों को देखें, हमारी खबरों के अंदर कोई खबरियत नहीं है। बेसिकली जैसे अभी, प्लीज इसको अपने चैनल पर तनकीद ना समझिएगा, जाहिर है ये हर चैनल पर ये चल रही है क्योंकि मिजाज ही ऐसा है। वो ये है सर, जनरल बात कर रहे हैं, बिल्कुल आई एग्री विद यू। अदालत के अंदर रजिस्ट्रार ने एक नोटिस किया कि फलां जज इस बेंच में बैठेंगे, फलां इस जज में नहीं बैठेंगे। ये एक दफ्तरी मामला है, इसको अवाम तक लाने की क्या जरूरत है। एक ट्रक जो है एक बस से टकरा गया जिसकी वजह से ड्राइवर फरार हो गया। अब इस बात के अंदर अवाम को क्या फायदा हो रहा है इस बात को? ये लॉ ऑर्डर जो एजेंसीज हैं वो इसको हैंडल करें। इसी तरीके से मैं दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, पिछली दफा मैं नॉर्वे में था तो मैंने उनकी खबरें सुनी। उनकी खबरें ये होती हैं कि स्कूल के एक बच्चे ने स्कीइंग के अंदर एक जबरदस्त रिकॉर्ड किया। अच्छा, और कॉलेज के कुछ तलबा ऊपर नॉर्दर्न एरिया में गए, वहां एक नायाब मछली की नस्ल थी, उसको बचाने के लिए जो फिशिंग के दौरान थोड़ी सी पोल्यूशन होती है उसके लिए उन्होंने उस पोल्यूशन को ठीक किया। इसके अलावा फलां स्किल सिखाने के लिए ये वाला जो है वो तरीका इख्तियार किया जाए। आप सिर्फ वो मुल्क जिनको हम तरक्की याफ्ता मुल्क करते हैं उनकी खबरों का पैटर्न देख लें और हमारी खबरों का पैटर्न देख लें, इसी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरीके से बगैर वजह के अवाम के अंदर हिजान और सनसनी पैदा कर रहे हैं, और उस सनसनी पैदा करने की वजह से वो ज्यादा स्क्रीन के साथ एडिक्ट हो रहे हैं और इसी हिसाब से उनका मिजाज बन रहा है। 100% दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, एक और चीज़ भी, मैं कल रात को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, वहाँ पर कुछ सयाह थे और उनके साथ एक उनका गाइड था, और वो गाइड जो है उस रेस्टोरेंट वाले से बात कर रहा था कि मैं उन्हें कहीं लेकर गया था, वहाँ लोग पीछे पड़ गए इनके। फिर मैंने जब उससे पूछा, थे सारे जी अच्छा। मतलब नहीं वो खवातीन और मर्द दोनों थे, जो फैमिली थी, एक चाइनीज फैमिली थी वो, और वो गाइड जो था उसने ये वाकया बयान किया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या मामला हुआ? कहते देखो इस्लामाबाद में हम बहुत सारे फॉरेनर्स को फिराते रहते हैं, यहाँ पर ये मामला कभी नहीं हुआ, लेकिन ईद की छुट्टियों के मौके पर बहुत सारे यहाँ वहाँ से लोग आए हुए हैं, तो उन्होंने चूंकि शायद वो इस तरीके से कभी फॉरेनर को देखा नहीं है तो वो पीछे लग गए और उनकी सेल्फियाँ बना रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में उस एरिया की भी बात होती है कि उस एरिया के लोगों के अंदर वो जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कितनी आ गई है, और वो हमें अपने पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी गालिबन। जी देखिए, मेरा बचपन इस्लामाबाद में गुजरा है। मैं G62 में फेडरल गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 में पढ़ता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जो फ़लस्तीन की एम्बेसी थी वो यहाँ F8 में हुआ करती थी, जो चाइना की एम्बेसी थी वो F61 F64 में हुआ करती थी, और फॉरेनर्स हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे। जो आम हमारे सरकारी स्कूल है उसमें हमारे साथ फॉरेनर बच्चे पढ़ते थे, और ये लोग सुपरमार्केट से, इवन आपारा से शॉपिंग किया करते थे, और हमारी पर्सनल दोस्ती इन फॉरेनर यानी जो यहाँ थे लोग थे उनके बच्चों के साथ थी। तो ये हमारा मुल्क ही था जिसमें यहाँ बिल्कुल लोग फिरते थे, आते थे। मुझे याद है एक गाड़ी चलती थी इस्लामाबाद से, पिंडी से लाहौर, जो रात को चलती थी, और वो भरी होती थी हिप्पियों के साथ, जिसमें फॉरेनर्स बाहर से आए होते थे अफगानिस्तान के रास्ते, और फिर वो वाघा के रास्ते भारत में जा रहे होते थे। आपको याद होगा कि रोज एंड जैस्मीन गार्डन के साथ एक पूरा का पूरा हिप्पी कैंप होता था। उस कैंप में मेरे वालिद साहब को सिर्फ एक एतराज था कि तुम वहां मत जाया करो, इसलिए कि वहां ना वो लोग चर्स वगैरह पी रहे होते हैं। अदरवाइज वहां जाके हम स्कूल के बच्चे जाके उनसे इंटरेक्शन किया करते थे, उनसे हमारी दोस्तियां हुआ करती थी। तो ये हमारा ही मुल्क था जिसमें ये सब कुछ हुआ करता था। इस्लामाबाद सेफ था, लाहौर सेफ था। अब हमारे अंदर ना एक खास किस्म की भूख, एक खास किस्म की तमा, एक लालच ऊपर से ट्रिकल होती हुई नीचे आ रही है। आप अब किसी भी शोबे में देख लिए, जो बड़े लोग थे उस जैसे बड़े लोग आपको नजर नहीं आएंगे। पॉलिटिक्स में जुल्फकार अली भुट्टो, नवाबजादा नसरुल्लाह खान, इस किस्म के लोग थे, नीचे आपको उस तरह से नजर नहीं आएंगे।
आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, कहां गए नुसरत फतेह अली खान, कहां गई नूर जहां, कहां गए मेहदी हसन। ठीक है, हम ये तवक्को रखना कि कायदे आजम और इकबाल जो है वो नहीं पैदा हो रहे। यहां तो एक अच्छा गवैया चला जाए तो उसके मुतबादिल एक अच्छा गवैया पैदा नहीं होता, तो चे जाए कि यहां उनका मुतबादिल हो। देखें, ये बहुत दुख वाली बातें हैं और ऐसा बात करने से सिर्फ सीना जलता है। मेरा ख्याल है इन बातों की बजाय मैं और आप बिस्मिल्लाह करके अपने घर से शुरू करें। इस बात का इंतजार ना करें कि हुकूमत कोई बिल पास करेगी, या ये है कि वजीर आजम प्रोटोकॉल लेना छोड़ेगा तो फिर मैं लाइन में लग के मैं भी कर लिया करूंगा। मैं और आप कुर्बानी करें, हम कम से कम हमें खुद करना पड़ेगा मामला सही, बिल्कुल इनकी मैं अपने आप से आगाज करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चीज़। बत्ती पे खड़े होंगे चाहे सब लोग वहां से गुजर के जा रहे हो। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, हमारे से बात बिल्कुल सही है। हमें खुद अपनी ज़ात से और अपने घर से आगाज़ करना पड़ेगा, तभी ये माशरा बदलेगा।